दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय एनसीईआरटी कक्षा 7 हमारा पर्यावरण का अध्याय 5 जो है जल। दोस्तों जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं और दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों ये जो जल है ये सूर्य के ताप के कारण वाष्पित हो जाता है। जो भी जल है सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प जो होता है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा हिमवृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो जो धरती पे जल है वो वाष्पित होता है सूर्य के ताप से और वाष्पित होकर ऊपर उठता है। वहां पर ठंडा होकर जलवाष्प के रूप में संघनित होकर बादलों का रूप धारण कर लेता है और जब वो बादल बन जाता है तो वहां से वर्षा हिम अथवा सहिम यानी वर्षा या बर्फ की बूंदों के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र यानी वाटर साइकिल क्या है? तो वाटर साइकिल या जल चक्र को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा जल है यानी महासागरों, नदियों, झीलों में ये सूर्य के ताप के कारण वाष्पित होकर ऊपर उठता है। ऊपर उठकर ये संघनित होकर वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर वापस गिरता है तो एक चक्र बन जाता है। इसे जल चक्र कहा जाता है। दोस्तों जल चक्र को देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है जल चक्र कैसे होता है। देखिए ये चित्र है, यहाँ पे ये ब्लू कलर में जल है, जल का वाष्पीकरण हो रहा है। सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण होकर जब ये ऊपर उठता है तो यहाँ संघनन होता है। संघनन के बाद ये वर्षण होता है, चाहे वो पानी की वर्षा की बूंदों के रूप में या फिर हिम की बूंदों के रूप में, और ये फिर देखिए जल के रूप में बदल जाता है। तो ये एक पूरा चक्र बन जाता है। यहाँ से गया और फिर घूमकर यहाँ आया तो ये चक्र जो है ये जल चक्र कहलाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। तो दोस्तों थलशाला क्या है जो ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान होती है? तो थलशाला एक शब्दावली है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है जिसे कि थलशाला कहते हैं। थलशाला एक बड़े जार में 1/4 भाग मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत, ह्यूमस यानी जीव जंतुओं और खरपतवार के सड़े गले अंश, उस पर एक परत लगा दें। उसके बाद पौधे लगाएं, फिर उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें और इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दें। पत्तियों और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल जो होता है वो संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है और यही थलशाला होती है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। जो जल आज हम देख रहे हैं ये जल शताब्दियों पहले ही मौजूद था और जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं हो सकता है कि वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता रहा हो। तो इसे हम निश्चित नहीं कर सकते हैं क्योंकि जल चक्र के माध्यम से जो जल समुद्र का है वो कहाँ पर बारिश के रूप में बरस रहा है इसके बारे में हम जानकारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना जल शताब्दियों पूर्व था उतना जल आज भी है, बस उसका रूप बदलता जा रहा है। लवण जल क्या होता है? तो दोस्तों जो जल हम दैनिक यूज में जैसे नहाने के लिए, पीने के लिए जो यूज करते हैं उसे अलवण या मीठा जल कहते हैं। अलवण जल के जो मुख्य स्रोत हैं नदी, ताल, सोते और हिमनद होते हैं। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है यानी इसमें नमक की मात्रा होती है और ये नमक अधिकतर मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है जिसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। तो लवण और अलवण जल के बारे में आप जान गए कि अलवण जल जो नदी और ताल, सोतों और भूमिगत जल में होता है वो अलवण जल है जिसका प्रयोग हम दैनिक यूज में खाने, पीने, नहाने में करते हैं। इसके अलावा जो जल महासागरों में है उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा घुली होती है जिसके कारण वह जल नमकीन जल होता है और ये बहुत कम प्रयोग में आ सकता है। ये देखिए ये जो हमारा एक वर्ल्ड मैप है इसमें वैश्विक जो नदी और झील, समुद्र इन सब का वर्णन दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा जो नीला कलर है ये आपका प्रशांत महासागर यहाँ पे है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए हिंद महासागर आपका दिख रहा है, अरब सागर की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं वांगहो नदी है एशिया में,
एशिया में देखिए वांगहो नदी बह रही है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील देखिए कैस्पियन सागर यहाँ पर स्थित है। फिर काला सागर है, भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है, नाइजर नदी अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील और कांगो नदी है, ऑरेंज नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा इधर जब हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की ओर बढ़ते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में देखिए अमेजन नदी बेसिन सबसे बड़ा नदी बेसिन है, और इसके अलावा साल्ट लेक सिटी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मिसिसिपी नदी, ह्यूरन झील, सुपीरियर झील, विनिपीग झील, ये सब यहाँ पर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव लेक, ये सब महत्वपूर्ण प्रमुख समुद्र, झीलें, महासागर और नदियाँ थीं जिनका आपने वो किया, मतलब अवलोकन किया है। जल का वितरण जानते हैं कैसा है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की जो सतह है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 भाग जल है, और केवल 1 भाग दोस्तों वो स्थल के रूप में है, जो कि हमें महाद्वीपों या जिस पर हम रहते हैं महाद्वीप के रूप में, वो केवल पृथ्वी के समस्त भूभाग का केवल 1/4 है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद वो जल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। समुद्री जल है, लवणीय जल है, इस कारण अधिकतर देशों में जल संकट का सामना करना पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि यही स्थिति रही तो अगला विश्व युद्ध यानी तृतीय विश्व युद्ध जल के लिए होगा। तो पृथ्वी पर मौजूद जो संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है उसका वितरण जो है हम इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। महासागरों में जो जल है वो संपूर्ण जल का 97.3% यानी 97.3% बड़ा भाग जो है वो हमारा महासागरों में है। बर्फ के छत्रक यानी ग्लेशियर में 2%, जल का बहुत बड़ा भाग हमारे बर्फ छत्रक या ग्लेशियर में है। भूमिगत जल जिनका हम उपयोग नल और जो पंपिंग सेट के द्वारा करते हैं इसकी मात्रा मात्र 0.68% है। और झीलों का अलवण जल जो कि पीने योग्य है ये भी बहुत कम मात्रा में 0.009% है। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलों में ये 0.009% है। और देखिए वायुमंडल में जो जल या जलवाष्प की मात्रा है 0.0019%, ये बहुत ही कम मात्रा में है। और नदियों में जो जल है ये 0.0001% है। तो ऐसे आप देखिए तो वायुमंडल में जितना जल है वो हमारी जितनी संपूर्ण नदियां हैं विश्व की उनके जल से अधिक मात्रा केवल हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की है, लेकिन हम उनका उपयोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें देखिए जो जल है उसका बड़ा भाग महासागरों में है जो कि पीने योग्य या प्रयोग के योग्य नहीं है। उसके अलावा बर्फ छत्रकों में अंटार्कटिका और अंटार्कटिक में है आधा जल, 2% जल। जो बचा हुआ 3% के आसपास जल है उसमें से 2% जल हमारे बर्फ छत्रक और ग्लेशियर में ही है। और बहुत कम मात्रा में जल जो हमारे पीने योग्य जल के साधन हैं वो हमारे लिए बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए जो लवणता क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जो समुद्री जल होता है वो नमकीन होता है और उसमें अधिकतम मात्रा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो खाने का साधारण नमक होता है उसकी मात्रा घुली होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड और कई प्रकार के अन्य लवण घुले होते हैं। लवणता जो होती है ये होता है दोस्तों 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1000 ग्राम जल यानी 1 किलोग्राम जल में कितनी मात्रा नमक की होती है उसे लवणता कहते हैं। और महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम में 35 भाग नमक पाया जाता है। और एक देखिए एक फैक्ट आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? इजराइल का जो डेथ सी यानी मृत सागर है इसमें अधिकतम लवणता पाई जाती है जो कि 340 ग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। तैराक इसमें आसानी से तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इसका जल अत्यधिक सघन हो जाता है। तो नमकीन जल में आप एक प्रश्न और भी उठता है कि नदी की जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि उसमें नमक या सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है जिससे वो उस जल को सघन बना देता है।
अब आइए देखते हैं कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल है। जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से यदि हम जल का उपयोग करें तो हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, महासागरीय परिसंचरण क्या है। महासागरीय परिसंचरण देखने से पहले आपको एक तथ्य जो ब्लू बॉक्स में साइड में दिखा रहा है वो है कि विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और ये जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने, उनको सचेत करने और जल की महत्ता और उपयोग को दर्शाने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। दोस्तों समुद्री तट पर जब हम नंगे पैर चलते हैं तो कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू होती है, ठंडे पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। वहाँ पर लहरें आती जाती रहती हैं और कल कल की स्वर होता है। तो ऐसा लगता है कि महासागरीय जल कभी रुकता नहीं है, हमेशा गतिमान रहता है। और महासागरों के गतियों को हम तरंग, ज्वार भाटा और धाराओं के रूप में विभक्त करके अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे तरंग क्या है। तो दोस्तों तरंग जो होता है ये समुद्र तट पर आने जाने वाली लहरें जो होती हैं वो तरंग कहलाती हैं। समुद्र तट पर लगातार हलचल होती रहती है और ये जो तरंगे होती हैं ये हमेशा इसका जल उठता और गिरता रहता है, इन्हें तरंग कहते हैं। महासागरीय सतह पर जब हम देखते हैं तो हमेशा जो जल का प्रवाह होता है वो चलता रहता है, ये जल ऊपर उठता है फिर गिरता है, इसे हम तरंग कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगों के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण ये है कि समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी तेज होती जाती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल सागरीय तरंगे उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं। दोस्तों सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, यानी समुद्र के तट पर उठने वाली या समुद्री सतह पर उठने वाली तरंगे जो कि तटों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं, इन्हें सुनामी कहा जाता है। भारत में 2004 में जो सुनामी आई थी दोस्तों उससे भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट जिसे कि हम भारत का दक्षिणी पॉइंट मानते हैं वो नष्ट हो गया था इसी सुनामी के कारण। और ये सुनामी दोस्तों इसे पृथ्वी का तांडव की संज्ञा दी जाती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे आई थी जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था और इसका अधिकेंद्र जो था वो सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी सीमा पर स्थित था। और इस सुनामी में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। ये बहुत ही विनाशकारी सुनामी था जिससे काफ़ी हद तक जनजीवन प्रभावित हुआ था, काफ़ी लोगों की जानें गई थी और महीनों तक बचाव कार्य चलता रहा था। और दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी वो पिछले कई सौ वर्षों की सबसे विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणाली और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि हुई थी। दोस्तों सुनामी का प्रथम संकेत क्या होता है, तो तटीय जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे थे और जैसे ही सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की जो समुद्र में डूबने से मृत्यु हो गई थी और काफी लोगों का पता भी नहीं चला। सुनामी, तरंग और सुनामी के बाद जानते हैं ज्वार भाटा क्या होता है। तो दोस्तों ज्वार भाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र तटीय पे या ज्वार भाटा लोग दर्शन या उसको पिकनिक या पर्यटन में भी ज्वार भाटा देखने जाते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, यानी 24 घंटे में नियम से 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरीय जल
का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा है। तो ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण सागरी जल का ऊपर उठना और गिरना होता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, यानी ऊंचाई पर जो तरंगे उठती हैं उनको ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज्वार भाटा का प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल होता है। ये देखिए, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। यहाँ पे जो चित्र आप देख रहे हैं, पूर्णिमा और अमावस्या में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो इन सब का संयुक्त आकर्षण बल प्रभावी हो जाता है और बहुत ऊंचे ज्वार उठते हैं, और इस ज्वार को बृहद ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरी जल, जब ये देखिए एक दूसरे से समकोण की स्थिति पे हैं, तब सूर्य और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरी जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार भाटा आता है। और ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो आसानी से समझ लेते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, जिसके कारण लघु ज्वार आते हैं। और सीधी रेखा में जब होते हैं तो इनके सम्मिलित प्रभाव के कारण दीर्घ ज्वार आता है। जो दीर्घ ज्वार होता है दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ये दोनों चित्र, इस समय ज्वार ऊंचे आते हैं, और जब समकोण पर होते हैं तो उस समय लघु ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा का महत्व क्या है? तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तटों की ऊंचाई तक पहुंचा देता है और जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है, और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के और समुद्र में बिना अंदर घुसे ही आसानी से मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब आइए देखते हैं महासागरी धाराएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, महासागरी धाराएं निश्चित दिशा में महासागरी सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरी धाराएं जो हैं वो निश्चित दिशा में महासागरी सतह पर नियमित रूप से चलने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरी धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरी धाराएं जो हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्रुव हमारे ठंडे हैं तो ध्रुवों की ओर से जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो ठंडी होती हैं, जबकि विषुवत रेखी क्षेत्रों या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होने वाली धाराएं गर्म धाराएं होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। और ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरी धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं जो होती हैं वो गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरी धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रवाहित करती हैं, और गर्म धाराओं में स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मछली मारने का क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। महासागरी जलधाराओं को दोस्तों यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आप महासागरी जलधाराओं को जान सकते हैं। जैसे जो लाल कलर में है ये उष्ण जलधाराएं हैं, यानी गर्म जलधाराएं, और ब्लू कलर में ये शीत जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, गर्म जलधाराएं के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा जो होती है, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा, ये देखिए प्रशांत महासागर में ये गर्म जलधारा होती है। उसके अलावा दक्षिणी विषुवत रेखी गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत जलधारा गर्म जलधारा है, और अल नीनो धारा ये भी गर्म जलधारा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की कुछ ठंडी जलधाराएं जैसे क्यूराइल जलधारा, आयोसियो धारा, ये देखिए क्यूराइल जलधारा है और आयोसियो जलधारा। इसके अलावा कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिका प्रवाह और हम्बोल्ट धारा या पेरू प्रवाह, ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा धारा,
गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे धारा और ब्राजील धारा ये गर्म जल धाराएं हैं। लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी, बेंगुला और फाकलैंड धाराएं ये अटलांटिक महासागर में चलने वाली कुछ ठंडी जल धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर में ये देखिए हम्बोल्ट लेब्राडोर धारा यहाँ पे है, कैलिफोर्निया धारा ये ठंडी जल धारा है। इसके अलावा जो भी आप देखिए आसानी से ये ध्रुवीय क्षेत्र में जो बह रही हैं, चल रही हैं धाराएं, ये ठंडी जल धाराएं हैं। और ये विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है उसके आसपास जो चलने वाली जल धाराएं हैं ये गर्म जल धाराएं हैं। आयोसीओ जल धारा, देखिए आयोसीओ जल धारा हमने बात किया था, प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जल धारा है। ये ध्रुवों की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे या निम्न अक्षांश की तरफ बह रही है। कनारी धारा ये ठंडी जल धारा है। बेंगुला धारा हमारी ठंडी जल धारा होती है। और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, देखिए दक्षिण विषुवती धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म जल धारा है। ऐसे ही हिंद महासागर में ये देखिए अगुलहास धारा चलती है, ये गर्म जल धारा है। और एक मोजाम्बिक धारा है दोस्तों, ये पश्चिम हिंद महासागर की चलने वाली गर्म धाराएं हैं। दक्षिणी हिंद धारा ये आपकी ठंडी जल धारा है। तो आप इसे एक चार्ट अलग से बना लीजिएगा और प्रशांत महासागर की चलने वाली प्रमुख गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं, फिर अटलांटिक महासागर में चलने वाली गर्म जल धाराओं और ठंडी जल धाराओं के बारे में आप अलग से चार्ट बनाकर आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं चलती हैं वहां का मौसम कुहरे वाला होता है और यहां पर नौ संचलन में बाधा होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहाँ पर जो होता है वो मत्स्यन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक कनारी धारा और उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और कनारी धारा मिल रही है ये क्षेत्र, और कैलिफोर्निया धारा और उत्तरी विषुवत धारा यहाँ पर मिल रही है। तो ये क्षेत्र मत्स्यन के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। लेकिन ये जल धाराएँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ मौसम कुहरे वाला होता है, जिसके कारण नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।